मित्रों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा आरएएस और सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में क्या तैयारी करें। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सिविल सर्विसेज और राज्य प्रशासनिक सेवाओं के साक्षात्कार के लिए तैयारी किस तरह करें। इस पे एक वीडियो मेरा आ चुका है। उसके बाद आज जो बात करूंगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के बाद जब साक्षात्कार होते हैं प्रशासनिक सेवाओं या और दूसरी जो केंद्रीय उच्च सेवाएं हैं उनके लिए, तो उनमें कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता है, बल्कि जो मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा में जो भी कुछ पढ़ा होता है उस सब पर पूछा जा सकता है। किंतु कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। तो जो एक सेट नॉर्म्स हैं या सेट स्टैंडर्ड्स हैं इंटरव्यूज के, मैं उसी के अनुसार बात करूंगा। तो जो अभी निकट भविष्य में यदि कोई सिविल सर्विसेज का या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या किसी प्रांतीय जो ये पीसीएस वगैरह होता है, इसका इंटरव्यू जो दे रहे हों, उनके लिए ये बहुत उपयोगी होगा। तो पहले मैं ये कहूंगा कि आप इसके पहले वाले वीडियो को भी देखें, और मेरे इस वीडियो को देखने के पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन करें। आज जो मैं बात करूंगा वो करूंगा कि जो आरएएस और दूसरी सिविल सर्विसेज में मुख्य एक कंपोनेंट होता है इंटरव्यू का पूछने का, जो एक्सपर्ट पूछते हैं, तो वो होता है करंट अफेयर्स। तो एक शब्द आता है हमारे सामने, करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में जो दैनिक या समसामयिक आसपास की जो घटना है पिछले 2-4-5 वर्षों की और वर्तमान की, उन पर जोर रहता है। किंतु जो भी समसामयिक घटनाएं होती हैं, वे समसामयिक घटनाएं कहीं से अचानक नहीं प्रकट होती है, बल्कि उनके पीछे एक लंबा इतिहास भी होता है। तो जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो ये ना सोचें कि हम केवल करंट बात करें, बल्कि उस करंट के तह में जाने के लिए, उसके मूल में जाने के लिए हमें इतिहास को भी देखना होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वैश्विक परिदृश्य है इस समय का जो चल रहा है, उसके ऊपर करंट अफेयर्स पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को भी मैं मोटे तौर पर 2 भागों में बांटता हूं। एक है ये जो है वर्ल्ड सिनेरियो, विश्व परिदृश्य, और दूसरा होता है भारतीय परिदृश्य। और भारतीय परिदृश्य के साथ ही साथ प्रादेशिक परिदृश्य जो भी होता है, जो भी प्रोविंशियल या स्टेट लेवल का या रीजनल जो सिनेरियो है, उसको भी हम शामिल करते हैं। तो आज जो मैं बात करूंगा वो वैश्विक परिवेश की बात करूंगा कि वैश्विक परिदृश्य क्या है, उस पर क्या बात हो सकती है, क्या तैयारी हमको करनी चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, जो मैं पहला लाइन दूंगा, कि जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, बदलती हुई विश्व व्यवस्था। वैसे विश्व व्यवस्था कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोई सरकार नहीं है, कोई वैश्विक व्यवस्था नहीं है विश्व की, किंतु कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे वैश्विक व्यवस्था बनती है। तो जिसको हम मोटे तौर पर यूएनओ को तो मान सकते हैं। यूएनओ 1945 में अस्तित्व में आया, किंतु उसके पहले भी ये जो विश्व व्यवस्था बनने का या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनने की प्रक्रिया, ये बहुत पुरानी है। ये 1815 के वियना सम्मेलन से शुरू होती है और उसके बाद कई पड़ाव इसमें आते गए। तो अब जो विश्व व्यवस्था एक हमारे सामने आई थी, एक विश्व व्यवस्था ये आई थी कि सुपर पावर फेज एक आया था, जिसको हम कई बार शीत युद्ध के समय की बात है, जब शीत युद्ध चल रहा है तो उस समय 2 ग्रुप में या 2 खेमों में विश्व बटा हुआ दिख रहा था, जिसके एक खेमे का मुखिया रूस हो रहा था और दूसरे का मुखिया रूस सोवियत रशिया था और दूसरी तरफ अमेरिका था। किंतु 1991 में सोवियत रूस के विखंडन के बाद हम देखते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व हमारे सामने आया और उस एक ध्रुवीय में अमेरिका रह गया। किंतु अमेरिका अकेला अब नूरा कुश्ती कैसे करे, तो उसने भी अपने तरीके से संचालन किया और उस संचालन को हम देखते हैं कि वो व्यवस्था डगमगाने लगी, चल नहीं सकती। और महाशक्ति का जो जमाना था, सुपर पावर बोलते थे, 2 सुपर पावर्स थे, वन वाज सोवियत यूनियन, अनदर वाज यूएस। तो ये जो सुपर पावर फेज था,
क्या ये खत्म हो गया या ये कंटिन्यू किया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ध्रुवीय विश्व लंबे समय तक चल सके। तो सिंगल पोलर वर्ल्ड जो है उसमें क्या होगा कि जो एक ही तो परफॉर्मर है, जब सिंगल परफॉर्मर है देन देयर इज नो कंपटीशन, तो उसके लिए सब कुछ खुला हुआ पड़ा है। तो उसके कई तरह के अर्थ हमारे सामने आते हैं। अभी जैसे हम देखते हैं जो हमारे सामने प्रकट हो रहा है, और खासतौर पर अगर देखें तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल आया है, इसका पे बहुत प्रश्न किए जा सकते हैं। तो ये ऐसा सवाल है क्योंकि इसके चुनाव के पहले खासतौर पर भारतीय संदर्भों में देखें तो जो भारतीय मतदाता अमेरिका में भी थे उनमें भी इनको लेकर बड़ा उत्साह था, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में यहाँ लोग बातचीत करने लगे थे, किंतु जब वो आए सत्ता में तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, जब अवैध प्रवासियों को निकालने की बात आई तो सबसे ज्यादा गाज गिरी हिंदुस्तान के लोगों पर। तो इस तरह की जो हिंदुस्तान की स्थिति जो थी अमेरिका के संदर्भ में वो एकदम बदलती नजर आ रही है। तो अब एक चीज हम देखते हैं, जिसे आपसे एक बात तैयारी जो करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए कि भाई कैसे तो एक विश्व व्यवस्था बनी, अब विश्व व्यवस्था धीरे धीरे कैसे वो सुपर पावर में तब्दील हुई, और सुपर पावर में जब रूस खत्म हुआ तो फिर एक जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनी, उसके क्या क्या उस दौरान के क्या क्या डेवलपमेंट हुए, कौन कौन सी घटनाएं हुई, चाहे अमेरिका का इराक में प्रवेश रहा हो, चाहे अमेरिका का ईरान में जो भी अभी भी चल रहा है ईरान के साथ, तो उनका चाहे उनका जहां जहां भी उन्होंने अफगानिस्तान का हो, उन्होंने अपने तरीके से काम किया और उसमें कई बार इम्बैलेंसेस दिखाई दिए। अगर हमें याद हो, ठीक से याद पड़ रहा हो, तो एक इस सदी के आरंभ में एक बड़ी बहस चली थी ग्लोबलाइजेशन को लेकर के, भूमंडलीकरण। आज वो भूमंडलीकरण जो है वो कहाँ है? भूमंडलीकरण क्या वास्तव में जब कह रहे थे कि अवधारणा होगी कि पूरा विश्व एक विलेज बन जाएगा, क्या ये विलेज बन सका? या जो शक्तिशाली देश थे या जो विकसित देश थे उन्होंने इसके नाम पर अपने नव उपनिवेशवाद को फैलाया। तो इस पे खास तौर पर विचार करनी चाहिए कि भूमंडलीकरण के नाम पर क्या नव साम्राज्यवाद तो नहीं पनप रहा था? मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो ये भूमंडलीकरण था, और भूमंडलीकरण का तो जो आपको सभी को पता है कितनी बड़ी बात थी, जहां जब ये यूएनओ तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन गेट समझौता हुआ। गेट समझौता तो 1947 से चल रहा था, लेकिन 1994 का गेट समझौता है उसका विस्तार हो गया, और उसी समय डंकर प्रस्ताव आए, और डंकर प्रस्तावों के बाद जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ये 1995 का जो पूरी व्यवस्था थी, जो पूरे विश्व के व्यापार को रेगुलेट करने वाली थी, क्या आज कहीं वो दिखाई दे रही है? उसके नाम पर विकासशील देशों को तो ठगा गया कि आपको इतने टेंडर विदेशी कंपनियों को देने पड़ेंगे, इतनी सप्लाई आपको विदेशी कंपनियों से लेनी पड़ेगी। क्या वे शर्तें विकसित देशों पर लागू हुई? और आज स्थिति क्या है? क्या वो जो राष्ट्रों की देशों की दीवार है वो ढही? नहीं ढही। तो ये जो एक भूमंडलीकरण की बात थी, इस पे हमको तैयारी करनी चाहिए कि एक्चुअली क्या है। क्या ये भूमंडलीकरण की ओट में नव साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति तो विकसित देश नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो WTO हुआ उसमें से जो रही वो विकसित देशों की रही। इस तरह से हम देखें कि अब जो इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो क्या हो सकता है। तो जो नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उस वर्ल्ड ऑर्डर में हमें देखने होगा कि उदयमान जो नई विश्व व्यवस्था है वो कहां से उभर रही है। क्यों? अभी जैसे हमने देखा जब यूक्रेन का राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचा तो उसकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात पटरी नहीं बैठी, और अंत इतना बुरा हुआ कि उसे वहां से बहुत ही निराश होकर, अपमानित होकर, वो बात अलग है वो अपमान करके भी आया, वो ऐसा नहीं अपमानित होकर आ गया। तो ये भी एक बहुत अच्छा मुद्दा है बातचीत का। तो वो जो वहां से लौट के पहुंचे यूरोप के लोग उसके साथ इकट्ठे हो गए। अब यूरोपियन यूनियन जो है, तो अब यह प्रश्न ये उठता है कि जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जो विश्व व्यवस्था की लीडरशिप थी, इट वॉज इन द हैंड्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, और यूरोपियन कंट्रीज के हाथ से 45 के बाद से सत्ता निकलने लगी और उनकी जगह पर अमेरिका काबिज हुआ। तो क्या अगेन जो यूरोप है ये क्या पुनः विश्व व्यवस्था के मुखिया की भूमिका अदा कर पाएगा? तो जिस तरह से ये चल रहा है अभी का मसला, इस पे बात करनी चाहिए। जैसे हम करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो खासतौर पर हमें ये भी देखना होगा कि क्या नया जो वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा। अभी आप देखते हैं कुछ समय पहले ही रूस और चीन के बीच में जो संधि है उनके भी चल रही है, अनकंडीशनल और अनलिमिटेड
और उसका मतलब कोई काल ही निर्धारित नहीं है, उनके बीच एक संधि हो गई। और उस समय ये लग रहा था कि चाइना के साथ हिंदुस्तान के संबंध जो हैं वो अलग तरह के हैं, रूस के साथ अलग तरह के हैं, और रूस और चाइना एक साथ बैठ गए अनकंडीशनल संधि लेके इन द इवेंचुअलिटी ऑफ एक्टिव वार बिटवीन इंडिया एंड चाइना, देन व्हाट विल बी द रोल ऑफ सोवियत रशिया और रूस। सोवियत तो रह ही नहीं गया, और रूस के हथियारों पर हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, तो क्या स्थिति होगी। अब मैं इसको अलग रखता हूं, लेकिन वापस आता हूं अमेरिका के ऊपर कि जो अमेरिका वर्सेस रूस एक कॉन्फ्लिक्ट लग रहा था, लेकिन अभी जब उसने जेलेंस्की को जिस तरह से किया और ये लगा कि रूस के साथ दोस्ती करने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं ट्रम्प, तो अब स्थिति ये आ गई कि चाइना और अमेरिका इनके बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। और अभी जो आते ही जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो टैरिफ पॉलिसी घोषित की, उस टैरिफ पॉलिसी को जवाब चाइना ने दिया। चाइना ने खड़ा जवाब दिया, क्योंकि चाइना को पता है कि जो प्रोड्यूसर है वो चाइना कंज्यूमर गुड्स का भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, जिससे अमेरिका के बाजार अटे पड़े हैं। यदि उसकी सप्लाईज नहीं जाएंगी तो वहीं उपभोक्ता सामग्री का अभाव हो जाएगा। मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा, ना मैं आपके विचारों को प्रभावित कर रहा हूं, मैं उन मुद्दों पर बात कर रहा हूं जिस पर हमको विचार करना चाहिए कि किस तरह से हम विश्व व्यवस्था की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीयता की बात करते हैं, किंतु अभी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का जो चल रहा है उसमें हम ये देखते हैं कि क्या ये जो वर्ल्ड एजेंसीज बनी थी, चाहे वो ट्रेड रेगुलेटरीज हों या दूसरे आपके ये ऑटोमिक वेपन्स के बारे में बात हो, अभी जैसे बात चल रही है कि एक अमेरिका और ईरान के बीच में एक तनातनी इस बात को लेकर के है कि वो अपने परमाणु हथियारों को ईरान एक समझौते के अंतर्गत लाए, लेकिन वो लाने को तैयार नहीं है, नष्ट करने को भी तैयार नहीं है। तो वेस्ट एशिया में वो एक चुनौती दे रहा है। अब वहां अभी जो स्थिति पैदा हो गई है, जो गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी में जो ये हुआ है पूरा हमास और इजराइल के बीच में, इसमें अमेरिका कटिबद्ध है इजराइल को सपोर्ट करने के लिए, और ऐसी संभावनाएं कई बार आई हैं अगर ईरान हमास को अगर सपोर्ट कर देता है तो उसके बड़े भयावह परिणाम होंगे और वेस्ट एशिया जो है वो एक युद्ध का केंद्र बन सकता है। क्या तृतीय विश्व युद्ध की भूमिका तो नहीं बन रही है? इस पर भी हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि भाई ये किस तरह से अभी जो चल रहा है, जैसे रूस यूक्रेन संघर्ष है, इसको भी हम देखते हैं कि हम इंडिया की स्थिति तो क्या है कि वो शांति चाहता है, वो चाहता है ये दोनों देश नहीं लड़े। और इधर क्या हो रहा है, अभी जैसे हम यूक्रेन से भी तेल ले रहे हैं, रूस से तेल ले रहे हैं और रूस से हथियार ले रहे हैं। अब दूसरी तरफ क्या है, अमेरिका हमको दबाव दे रहा है तेल हमसे खरीदो, हम आपको लेकिन डॉलर के बदले देंगे, रूस कह रहा है हम रुपया के बदले देंगे। तो इन चीजों पे भी हमें इसमें थोड़ी तैयारी के साथ हमें आना चाहिए। तो जो हमास इजराइल संघर्ष है गाजा पट्टी का, इसमें विचार करें, रूस यूक्रेन युद्ध है इस पर सोचें, और अभी जो ईरान और रूस अमेरिका के बीच में चल रहा है उसे देखें। इस समय अगर हम विश्व शक्तियों के रूप में आकलन करें तो अभी उभर करके तो चीन, रूस और अमेरिका ये तीन आते हैं, और ये लगता है कि यदि रूस और चीन का जो अनकंडीशनल ट्रीटी है, इफ इट कंटिन्यूज, देन एक खेमा ये बन सकता है और दूसरा फिर अमेरिका हो जाएगा। या तीन ध्रुवीय तो विश्व नहीं बनेगा, क्योंकि तीन ध्रुवीय बनने की स्थिति नहीं है। दूसरी तरफ हमें तैयारी करनी चाहिए, जो ईरान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो क्या है और अमेरिका उसमें क्या चाहता है। और उत्तरी कोरिया जो है वो भी एक परमाणु शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है, वो सबको चुनौती दे रहा है। तो उत्तरी कोरिया को, तो इनके बारे में गहराई से पढ़ें, ऐसी क्या व्यवस्था है। फिर चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये जो पूरा रीजन है, जैसे अगर हिंदुस्तान की स्थिति देखें तो पूरा जो विश्व परिदृश्य है उसमें हिंदुस्तान की पोजीशन क्या है, इसका स्टैंड क्या है, इसकी भूमिका क्या है और क्या एक संभावित भूमिका हो सकती है, इस सब पे हमको तैयारी करनी चाहिए। तो जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में करंट अफेयर्स पर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये कुछ ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जिन पे जो कैंडिडेट्स अब हाल ही इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन्हें तो हाल की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन आने वाले समय में जो जाएंगे वो इन चीजों को शुरू से ही अपने रूटीन में, चाहे थ्रू न्यूज़पेपर्स, ज्यादा रिलायबल सोर्स है वैसे तो, अगर वो ढंग के हैं तो रिलायबल सोर्स जो उनसे नियमित रूप से इनको पढ़ते रहें।
अब भारत की जो स्थिति हमें देखना चाहिए कि भाई रोल और पोजीशन जो इंडिया है वो करंट अफेयर्स में क्या है, क्या भारत विश्व शक्ति बनने के लिए तैयार है, इसकी क्या क्या वीकनेसेस है विश्व शक्ति बनने में, और क्या क्या इसकी स्ट्रेंथ है जो स्ट्रेंथ इसको विश्व शक्ति बना सकते हैं, लेकिन वर्तमान में विश्व में कहाँ स्टैंड करता है। फिर रीजनल लेवल पे देखें तो एशिया में क्या स्थिति है, और अगर रीजनल देखें और लोकल देखें तो साउथ एशिया में क्या स्थिति है। अभी हम देखते हैं कि एक तरफ बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये चार जो हमारे पड़ोसी हैं ये चाइना के प्रभाव में ज्यादा हैं। चाइना और हमारे बीच में दोस्ती नहीं है और हमारे बीच में कहीं न कहीं संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो अब भारत की स्थिति क्या हो सकती है, भारत को किस तरह से मूव करना चाहिए कि वो कम से कम रीजनल पावर तो बन जाए। अगर रीजनल पावर बनता है तो वो एशियन पावर ही बनेगा। एशियन पावर बनेगा तभी तो आप एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोच सकते हैं। तो इन मुद्दों पर विचार करना चाहिए। फिर ये जो खासतौर पर क्योंकि हिंदुस्तान का संबंध ज्यादातर तो अपने पड़ोसियों से है, तो चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और रूस, इन सब के साथ किस तरह से तालमेल बैठाए या बैठा रहा है, क्या किस तरह से मूव कर रहे हैं, कितने कॉन्शियसली कर रहे हैं और क्या क्या सोच के कर रहे हैं, इन सब मुद्दों पर हमको विचार करना होगा। तो इसके लिए जो करंट अफेयर्स में जो विश्व के मसले चल रहे हैं उन पर हमें ठीक से तैयारी करके जाना चाहिए, जिसमें सुपर पावर से लेकर के वर्ल्ड व्यवस्था से लेकर के बिगड़ती हुई वर्ल्ड व्यवस्था, इमर्जिंग वर्ल्ड व्यवस्था की क्या इमर्ज हो रही है, नई व्यवस्था किस तरह से आ रही है सामने, क्योंकि विश्व व्यवस्था तो होगी चाहे वो किसी भी रूप में रहे, क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय उसमें जुड़ चुके हैं तो उससे अलग तो नहीं हो सकते, किंतु वो किस तरह से और कौन उसके लीडर्स होंगे, इन पे बात हमें सोचना चाहिए जो हमारे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं लगातार आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स ऑफ कैंडिडेट्स, इसलिए मैंने ये भी वीडियो देरी से बनाया क्योंकि उतना रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो अभी अगर आगे रिस्पॉन्स आता है तो मेरा जो नेक्स्ट होगा वो भारत के संदर्भ में हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे कि भारत में क्या क्या ऐसा घटित हो रहा है या पिछले 10-15 सालों में ऐसा क्या हुआ है जो नवाचार कहा जा सकता है या जो आगे देश को ले जा सकता है और उसको एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। विश्व गुरु की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन विश्व शक्ति के रूप में कम से कम भारत की गिनती तो बड़ा देश तो है ही है, गिनती तो उनकी होती ही है, किंतु अभी भी वो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। तो अगले जो कुछ ही समय बाद मैं दूसरा वीडियो आपके सामने रखूंगा, तब तक आप इसे देखें और मेरे जो लेक्चर में दिया जो बात की है इससे अन्य जरूरत जिनकी आवश्यकता है उन तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।